जो सदन में जो उच्च सदन हो, चाहे वो लोकसभा हो, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की मंदिर में आज जिसको मर्जी हो कुछ भी बोल के चला जा रहा है। कोई किसी को कटुआ कह देता है, किसी कम्युनिटी विशेष को, कोई गद्दार कह के चला जाता है, कोई आता है राजा महाराजाओं को गाली दे के चला जाता है। तो ये इसलिए नहीं कि हम राजपूत हैं, हर वर्ग हर समुदाय आप कहते हैं। कोई तो कहा था A to Z की पार्टी, लेकिन ठाकुर के कुआं के सवाल पर नंगा हो गया। अब आपको इस नजर से लोग नहीं देखता, आपको मानता है कि एक NDA का मतलब एक सामाजिक समीकरण किसी महापुरुष की प्रतिमा को खंडित कर दे, एक ट्रेंड है। और पता नहीं क्यों इन सब पर सरकार सख्त नहीं है। राजपूत एक जिंदा कौम है, राजनीतिक परिदृश्य में तुम नहीं थे, बैकग्राउंड में आनंद मोहन थे, सामने चेतन आनंद थे, जिस नौसिखिए ने सरकार बचा दी। अब सरकारों को इस तरफ अलर्ट होना चाहिए। महापुरुषों की प्रतिमाओं को अगर आप भावी पीढ़ी की प्रेरणा के लिए स्थापित करते हैं तो संरक्षण की जिम्मेवारी भी आपकी है। मैं ये दावा नहीं करता कि मैं किसी जाति विशेष का बड़ा चेहरा हूं, लेकिन राजपूतों को माइनस करके भी राजनीति नहीं होगी, उपेक्षित करके भी राजनीति नहीं होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जब 6 सांसद जीते और एक का भी प्रतिनिधित्व नहीं हुआ तो मैं पहला व्यक्ति था। हमने कहा था कि भाई हम 6 में से कोई इस लायक है कि नहीं। नई पार्टी को लेके लोगों ने उम्मीद जताई कि 2 सीटें तो 4 में से ले जाएंगे और बिहार के नए केजरीवाल होंगे। तो हमने कहा कि ये बिहार है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वादे हैं और वादों को आप पूरा कर रहे हैं, कैसे कर पाते हैं? हम लोगों ने मुख्य 5 वादे किए थे। एक कि अयोध्या के तर्ज पर पुनौरा धाम में जगत जननी मां जानकी का मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण होगा। एक दूसरा था रीगा चीनी मिल को हर हाल में चालू करेंगे। तीसरा था रेल लाइन से शिवहर को जोड़ेंगे। चौथा था अदौरी खोरी पाकर सरसावा और मोतिहारी को जोड़ने का, और 5वां था ढाका को जिला बनाना। डब्ल्यू आनंद ने कहा था रामायण सर्किट की मांग, वो भी मांग पूरी हुई। अयोध्या से पुनौरा धाम सीतामढ़ी होते जनकपुर नेपाल तक ये 6 लेन सड़क हमने खून से सींचा इस धरती को, इसमें शक नहीं। देश आजाद हुआ तो कहते हो कि पानी के बूंदों पर भी हक नहीं। जय हिंद, नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। आप सच टॉक्स को देख रहे हैं और आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं इन्हें भी आप जानते होंगे। पूर्व सांसद हैं, विचारक हैं, लेखक हैं, समाज सेवी हैं, नाम है आनंद मोहन। कई सारे सवाल देश के मौजूदा हालात पर, बिहार की राजनीति पर, राजपूत पॉलिटिक्स पर और इतिहास से छेड़छाड़ पर। सर, सबसे पहले स्वागत। धन्यवाद। पहला सवाल आप सुन लेते हैं। आज राणा सांगा जी की जयंती है और देश में फिर से प्रासंगिक हो गए हैं, जानना जरूरी है क्यों विवाद लोग खड़े कर। देखिए, एक ट्रेंड चल पड़ा है, जिसको मर्जी हो महापुरुषों के संबंध में कुछ भी बोल के चला जाए। एक झुंड निकले किसी महापुरुष की प्रतिमा को खंडित कर दे, एक ट्रेंड है। और पता नहीं क्यों इन सब पर सरकार सख्त नहीं है। आए दिन दंगे, फसाद, विवाद, सामाजिक तनाव इन वजहों से हो रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जहां घटनाएं घट रही है वो राज्य सरकारें या जो सदन में जो उच्च सदन हो, चाहे वो लोकसभा हो, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की मंदिर में आज जिसको मर्जी हो कुछ भी बोल के चला जा रहा है। कोई किसी को कटुआ कह देता है, किसी कम्युनिटी विशेष को, कोई गद्दार कह के चला जाता है, कोई आता है राजा महाराजाओं को गाली दे के चला जाता है। और उन भाषाओं का उपयोग हो रहा है जो बिल्कुल गली का मवाली करता है।
या जो सड़क छाप भाषा जिसको आप कह सकते हैं, ये बहुत ही चिंतनीय है और उसी के साथ साथ निंदनीय भी है। अब सरकारों को इस तरफ अलर्ट होना चाहिए। महापुरुषों की प्रतिमाओं को अगर आप भावी पीढ़ी की प्रेरणा के लिए स्थापित करते हैं तो संरक्षण की जिम्मेवारी भी आपकी है। खास करके तब मैं कभी सांसद हुआ करता था, मुझे याद है नासिक में, शायद नासिक ही था, जहां बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को रातों रात गले में जूता चप्पल का माला पहना दिया। सुबह में दंगे भड़ के कई घर उजड़े, कई लोगों को जाने गंवानी पड़ी और संसद तक उसकी लपट आई। जब मेरा उस पर लंबा चौड़ा, मैं समझता हूँ 35-40 मिनट का भाषण है। तो ये हो रहा है क्रमवार, सिलसिलेवार, और इस तरफ सरकारें सजग नहीं है। उनकी उदासीनता से अगर समाज में तनाव व्याप्त होता है, नफरत के माहौल बनते हैं, तो ये उचित नहीं है। वक्त आ गया है कि चाहे वो बाहर ऐसे शरारती समाज विरोधी तत्वों को कड़े दंड का प्रावधान किया जाए, साथ ही अगर संसद में संविधान का शपथ लेके अगर कोई महापुरुषों का अपमान करता है, क्योंकि हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। संविधान बिल्कुल स्पष्ट है कि आप अपने मन से, वचन से, कर्म से किसी को भी, किसी समुदाय विशेष को, किसी धर्म विशेष को, बिरादरी या जाति विशेष को अपमानित नहीं कर सकते, लांछित नहीं कर सकते, ठेस नहीं पहुंचा सकते, आहत नहीं कर सकते। ये संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। तो फिर राष्ट्र के सबसे बड़े पंचायत में अगर कोई महापुरुषों को, नेताओं को गाली दे तो निलंबित हो जाते हैं, लेकिन महापुरुषों को गाली दे तो कुछ नहीं होता। ये क्या बताता है? वक्त है, यही सही वक्त है कि इससे लेसन लेना चाहिए। और मैं कहूंगा इसके पहले कि संसद की गरिमा तार तार हो, ये मखौल बन के रह जाए, मजाक बन के रह जाए, लोकसभा के स्पीकर और उपराष्ट्रपति, महामहिम उपराष्ट्रपति जो उच्च सदन के सभापति हैं, सांसदों विभिन्न पार्टियों के साथ मिल बैठ करके एक सख्त कानून बनाए और किसी को भी, किसी महापुरुष को अपमानित, जाति बिरादरी को अपमानित करने का की छूट ना मिले। चलिए राजपूत राजनीति पर ही बात करते हैं। बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। 2024 में आपने ताल ठोका, जो कहा वो आपने कर दिखाया। 2025 में क्या होगा राजपूत राजनीति? देखिए, मैं सिर्फ राजपूत राजनीति का नहीं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो देश प्रदेश की, खास करके जब बिहार में चुनाव है तो देश की बात नहीं करके हम बिहार आए, बिहार लौटे। बिहार में जो कुछ है, सियासत दो भागों में बटा हुआ है। मैं शुरू से कहता रहा, मैं परसों तरसों एक जगह पूर्णिया और मधुबनी में जब ये बात बोला तो लोगों को यकीन नहीं हुआ। तो लोगों ने कहा कि थर्ड विकल्प बहुत जल्द इस प्रदेश में आने वाला है। हमने कहा कि इसके पहले लगातार कोशिशें तेज हुई, बड़े बड़े धुरंधर लोग आए, ओवैसी साहब आए थर्ड विकल्प देने के लिए, अरुण कुमार जी साथ थे, नागमणि जी आए, चिराग जी आए, पप्पू यादव जी आए, इस कई लोग आए थर्ड विकल्प देने के लिए। ये जो नए महारथी लोग निकले हैं थर्ड विकल्प देने, उसमें से किसी से भी कोई कमतर नहीं था लोकप्रियता में, संसाधन में, अनुभव में। लोग यकीन नहीं करते थे जो मैं बोला, गया में भी बोला। जब 4 चुनाव हो रहे थे, उपचुनाव, तो दो तरह की बातें की गई।
एक नई पार्टी को लेके लोगों ने उम्मीद जताई कि 2 सीटें तो 4 में से ले जाएंगे और बिहार के नए केजरीवाल होंगे। तो हमने कहा कि ये बिहार है, दिल्ली नहीं है। और दूसरी बात, एक पार्टी विशेष के नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि 4 की चारों सीट हम जीतेंगे। उनको ये उम्मीद थी कि 3 तो महागठबंधन ने ही खाली किया था, जिनके लोग जीत के लोकसभा गए थे, और एक को वो कमजोर कड़ी मान रहे थे, जो मांझी जी ने इमामगंज खाली किया था। और ये उम्मीद थी कि भाई हम चारों सीटें जीतेंगे, लेकिन चारों सीटों पर विकल्प देने वाली पार्टी और सेमीफाइनल कहने वाली पार्टी और नेता दोनों चारों खाने चित हो गए। रिजल्ट एनडीए के पक्ष में आया। तो जिसने कहा था सेमीफाइनल है, उनको मैं कहना चाहूंगा कि सेमीफाइनल में जो हुआ 2025 में वही बिहार में होने जा रहा है। मतदाता अभी दो तरफ मूड बनाए हुए हैं, एनडीए और महागठबंधन पर पलड़ा निश्चित तौर पर एनडीए का भारी है, क्योंकि एक प्लस पॉइंट है कि कोई भी 2005 के पूर्व का जो बिहार में जो एक अंधा युग चल रहा था, कानून व्यवस्था, विकास, शिक्षा, चिकित्सा, हर मामले में जो चौपट स्थिति थी, उस दौर में जाना नहीं चाहता। एनडीए के लिए ये फायदेमंद है। एक और सवाल है जो आज मैं आपसे पूछना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए। जब शिवहर से लवली आनंद जी चुनाव लड़ रही थी, आपने रीगा चीनी मिल का मुद्दा उठाया था और इतनी तत्परता से चुनाव जीतने के बाद अभी लोग सोच रहे थे और आपने उस पर पहल ही नहीं की, उसको पूरा इंप्लीमेंट कर दिया। तो लोग आशा करें कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वादे हैं और वादों को आप पूरा कर रहे हैं, कैसे कर पाते हैं ये? देखिए, हम लोगों ने मुख्य 5 वादे किए थे। एक कि अयोध्या के तर्ज पर पुनौरा धाम में जगत जननी मां जानकी का मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण होगा। एक दूसरा था रीगा चीनी मिल को हर हाल में चालू करेंगे। तीसरा था रेल लाइन से शिवहर को जोड़ेंगे। चौथा था अदौरी, खोड़ी पाकर, सरसावा और मोतिहारी को जोड़ने का। और 5वां था ढाका को जिला बनाने का। 5 वादे थे। 3 वादों पर हम लोग लगभग पूरा करने की स्थिति में है। पुनौरा धाम जो हम लोग शुरू से निकले, हमने कहा था कि भाई उत्तर प्रदेश और शेष भारत को जय श्री राम से वास्ता होगा। हम मिथिलांचल और बिहार वासियों को कुछ लेना देना नहीं है। बगैर फुआ के फूफा जी का जयकारा नहीं लगेगा। जय श्री राम जिनको लगाना है लगाए, बिहार आए तो जय सिया राम, जय जय सिया राम बोलना पड़ेगा। और जैसे अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ रामलला का, वैसे ही मां जानकी की मंदिर का निर्माण हो। ये बातें मैं जोर शोर से बाहर आने के बाद उठाता रहा। पहले जब अमित शाह जी आए मुजफ्फरपुर तो जय जय सिया राम बोले, अच्छा लगा। जब प्रधानमंत्री जी की प्राण प्रतिष्ठा थी, वहां प्रधानमंत्री जी पहुंचे थे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव में, तब प्रधानमंत्री जी द्वारा 2-3 बार जय जय सिया राम रिपीट किया गया। हम लोगों को, मिथिलांचल वासियों को अच्छा लगा, उसके सेंटीमेंट को छुआ। और जीतने के बाद लगातार लवली आनंद, जो छोटा सा सत्र हुआ 7 दिनों का, उसमें 4 दिनों तक 0 आवर 377, जब मौका मिला तब पार्टी के द्वारा जो टाइम अलॉट हुआ, 4 बार ये सवाल खड़ा की। इन प्रमुख सवालों के साथ साथ जानकी मंदिर, उसके बाद रीगा चीनी मिल, रेल लाइन, ये सब सवालें उन्होंने सदन में उठाने का काम किया। परिणाम हुआ कि पहले तो मुख्यमंत्री जी 147 करोड़ दिए थे जीर्णोद्धार, विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए। फिर प्रधानमंत्री जी ने भी सदन में 500 करोड़ रुपए की घोषणा की और उन्होंने कहा ये फुल स्टॉप नहीं है,
लवली आनंद ने कहा था रामायण सर्किट की मांग, वो भी मांग पूरी हुई। अयोध्या से पुनौरा धाम सीतामढ़ी होते जनकपुर नेपाल तक ये 6 लेन सड़क की बातें अब क्रियान्वयन होने की स्थिति में है। ये बड़ी उपलब्धि है। तो जो डिमांड्स थे मुख्य, उसमें 2 को छोड़ के 3 पर हम लोग सफल होते दिख रहे हैं। रीगा चीनी मिल में धुआं उगला। हमने कहा था कि रीगा चीनी मिल हर कीमत पर धुआं उगलेगा, किसानों के चेहरों पर मुस्कान आएंगे, वो लौटा। तो ये कामयाबी है और इसमें केंद्र और राज्य सरकार को हम लोग बधाई देते हैं। जहां तक रही राजपूत राजनीति की बिहार आ रहे हैं उसी सवाल पर आ रहे हैं कि जैसे एक नाम आता है आनंद मोहन जी का, लोगों को याद आता है कि अटल जी की सरकार आपने बचा दी, बिहार में नीतीश जी की सरकार आपके बेटे ने बचा दी। लोगों को यह नजर आता है जो एनडीए के समर्थक हैं, तो आनंद मोहन जी का जैसे नाम आता है, एक बागी तेवर, हमेशा धारा के विपरीत चलने वाला। तो सवाल मेरा यही है कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है और आनंद मोहन वो बड़े चेहरे हैं अभी एनडीए के पास राजपूतों के, तो कितना भागीदारी मिल पाए? देखिए, मैं ये दावा नहीं करता कि मैं किसी जाति विशेष का बड़ा चेहरा हूं, लेकिन राजपूतों को माइनस करके भी राजनीति नहीं होगी, उपेक्षित करके भी राजनीति नहीं होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जब 6 सांसद जीते और एक का भी प्रतिनिधित्व नहीं हुआ, तो मैं पहला व्यक्ति था। हमने कहा था कि भाई हम 6 में से कोई इस लायक है कि नहीं कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की काबिलियत रखता हो। हमने उठाया था और बाकी लोगों ने, विभिन्न दलों के एनडीए में जो शामिल बड़े नेता हैं, उन लोगों ने कहा कि भाई आपने तो हमारे मुंह की बात कह दी। चलिए, अब सवाल है कि आज जो एनडीए है, उस एनडीए में राजपूत चेहरा शामिल करना होगा केंद्र में, या फिर अभी जो भागलपुर प्रधानमंत्री जी आए, या फिर मधुबनी जाने वाले हैं शायद इसी 24 को। तो उसमें राजपूत बड़ी बारीकी से देख रहा था कि मंच पर हमारा प्रतिनिधित्व है या नहीं। एक जागरूक समाज है, जीवंत समाज है और इसको साथ लेके एनडीए को चलना होगा। मैं बड़ी मुखरता से कह रहा हूं कि इसके पहले कि नुकसान हो, भरपाई करनी हो, चुनाव के पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में राजपूत चेहरा डालना होगा और एनडीए लीडरशिप में कहीं दूर दूर तक हर वर्ग का प्रतिनिधित्व है। मंच पर एक भी राजपूत नेता नजर नहीं आता है। समाज देख रहा है, इसको तत्क्षण सुधारना होगा। प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को मैं कह रहा हूं, इसमें तत्क्षण सुधार की जरूरत है। और ये कि बिल्कुल 27-28 लोग आप एक लाइन से हैं, सभी बड़े लीडर, और उसमें खोजने से एक राजपूत नजर नहीं आता। तो ये इसलिए नहीं कि हम राजपूत हैं, हर वर्ग, हर समुदाय। आप कहते हैं, कोई तो कहा था A to Z की पार्टी, लेकिन ठाकुर के कुआं के सवाल पर नंगा हो गया। अब आपको इस नजर से लोग नहीं देखता, आपको मानता है कि एक एनडीए का मतलब एक सामाजिक समीकरण, एनडीए का मतलब सोशल इंजीनियरिंग, जहां सबकी सहभागिता हो, सबको साथ लेने की बात हो। आपका ही नारा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो राजपूत समाज भी देख रहा है कि हमारा लीडरशिप उसमें कहां है, और उसको बिहार में, माफ कीजिएगा, कहीं नजर नहीं आ रहा। लेकिन इसी में सवाल है, क्योंकि देखिए आपने तो इस पर रिसर्च किया, कई सारे आपके पास उसकी जानकारी भी है, लेकिन सीधा सीधा सवाल कि शिवहर से लवली आनंद जी चुनाव जीत गई,
चेतनानंद जी पहले से विधायक थे, आपने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि एक सीट आप शिवहर देते हैं और 243 सीटों पर हमारा वोट आप ले लेते हैं, ये जनता को क्यों नहीं बताते। तो अब चूंकि नीतीश जी आपके मित्र हैं, आपसे काफी बेहतर संबंध है, तो क्या आप मानते हैं, जदयू की ही बात कर लेते हैं, जदयू में जो पिछली बार राजपूतों को लेकर बातें चल रही थी, इस बार माहौल बदलेगा, आप बात करेंगे नीतीश जी? निश्चित, हम तो आपके माध्यम से कह ही रहे हैं, वैसे व्यक्तिगत भी बोलते हैं, ऐसी बात थोड़ी है कि हम लोग मुंह दबा करके राजनीति तो करने आया नहीं, चापलूसी करने आया नहीं। हम लोग तो प्रखरता से मुखरता से किसी सवाल को जो अच्छा लगता है उसको रखते हैं। तो ये तो लोगों के जहन में बिल्कुल सवाल खड़ा हो रहा है पूरे बिहार में कि हमारा लीडरशिप कहाँ है। न एनडीए के अंदर बिहार में लीडरशिप है और न केंद्रीय मंत्रिमंडल में हमको प्रतिनिधित्व है। और जो मंत्रिमंडल है बिहार का जी, इसमें सारे क्षत्रिय समाज में ये बात जा रही है कि सबको लॉलीपॉप थमा दिया गया, एक भी अच्छा मंत्रालय एनडीए में राजपूतों को नहीं है। माफ कीजिए, किसको दोषी मानते हैं आनंद मोहन जी? क्यों ऐसा, क्यों नहीं, क्यों राजपूत समाज है जी, दोषी समाज है। आप अगर एकजुट रहिएगा राजनीति में तो आपकी पूछ है, तो ये समाज दोषी है। समाज इन सवालों पर क्यों नहीं उठता है, खड़ा होता है? सिर्फ सवाल खड़ा करने आनंद मोहन से पूछने से नहीं होगा। आए चुनाव के पहले 5-10 लाख लोग गांधी मैदान में दिखाए तेवर, मैं कहता बता रहा हूं, सबको सोचने के लिए बाध्य होना होगा। नेतृत्व करेंगे आप? अब वो तो बताए, समय बताएगा। नीतीश जी से काफी आपके अच्छे घनिष्ठ संबंध है, कई विषयों पर आपने समस्याओं का समाधान भी कराया। सीधे सीधे सवाल, आनंद मोहन जी को क्या लगता है 2025 में नीतीश कुमार को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, हालांकि बीजेपी ने स्पष्ट किया है कि चेहरा नीतीश कुमार का होगा, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार का विकल्प कोई है क्या बिहार में? फिल वक्त नीतीश जी को नहीं मानना, उनको सामने नहीं लाना कृतज्ञता होगी। जिस कठिन दौर से बिहार को निकाल के एक बीमारू प्रदेश को पहले विकासशील और फिर विकसित प्रदेश की श्रेणी में लाके खड़ा किया है, वो काबिले तारीफ है और इसको लोग भूला नहीं है। अभी जो लीडरशिप नया ढूंढा जाएगा उससे बेहतर है कि 25 के चुनाव में हम उन्हीं के नेतृत्व में बगैर किसी इफ बट के, किंतु परंतु के, उनके लीडरशिप को मान के जाने में ही एनडीए का फायदा है। चलते चलते आखिरी सवाल, चर्चा है बाढ़ विधानसभा क्षेत्र को लेकर, लगातार बाढ़ के लोग आपके यहाँ ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्या माना जाए? शिवहर तो चेतनानंद जी और लवली आनंद जी का क्षेत्र है, बाढ़ के लोगों की भीड़ इतनी क्यों? देखिए, मैं एक बात बताऊं, बाढ़ के लोगों की भीड़ नहीं है, जो एक संपर्क रहा मेरा, आपको नहीं मालूम, विधानसभा स्तर पर अगर आप देखेंगे तो 30 विधानसभा हम लोग चुनाव लड़ चुके हैं वाइफर्स में। वहां से आज भी हमारे अन्योन्याश्रय संबंध है, अच्छे ताल्लुकात है। और वो जब मैं अंदर था तब भी उनके स्नेह प्यार समर्थन हमें मिलते रहे। उसमें एक बाढ़ भी है, हाल में ही 2005 में मैडम बाढ़ से चुनाव लड़ी थी, शानदार सफलता हासिल की थी और कुछ राजनीतिक मतभेदों के कारण, कई कारण से वो जीती हुई सीट साथियों के सवाल पर छोड़ आई थी। लेकिन इस बात को कार्यकर्ताओं में है कि एक नेता कम से कम है जो साथियों के सवाल पर जीती हुई सीट को भी छोड़ सकता है ना। तो ये आज के जमाने में जहां एक एमपी एक एमएलए बनने के लिए लोग क्या क्या पाप पुण्य नहीं करते, तो ये कार्यकर्ताओं के जहन में है। और बाढ़ से ही जीती हुई सीट को हम लोगों ने छोड़ा था। अभी जब हम बाहर निकले हैं लगातार लोग संपर्क में है, सच है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां कोई हम लोग वोट की राजनीति
या ऐसी कोई नजर हमारी है। हम चाहेंगे कि निश्चित तौर पर वो सीट हम लोगों ने छोड़ा था, तो जब हम बाहर आए हैं तो जब कैंडिडेट प्रत्याशी का चयन हो तो थोड़ा हमसे भी पूछा जाए, ये अपेक्षा तो रहेगी। लवली आनंद से भी पूछा जाए, ये अपेक्षा तो रहेगी कि जिनको भी आप ला रहे हैं थोड़ा हम लोग से पूछ लेने से फायदा ही होगा। हमने तो कहा था तिरहुत में कि हम पूछने से भी चले गए। दिल्ली की सीट हम लोग जिता सकते थे, सक्षम थे दिल्ली की जेडीयू को जीत कर झोली में डाल देने के लिए। मैं अपनी बात कर रहा हूं, है ना। लेकिन लोगों ने मुनासिब नहीं समझा। मैं नहीं हूं अभी किसी पार्टी में, लेकिन लवली आनंद तो जेडीयू में थी, तो चेतन आनंद बागी हैं, उनको या लवली आनंद को, किसी को भी जो स्टार प्रचारकों की सूची हुई उसमें न तो तिरहुत में हम लोग को पूछा गया, न रुपौली में पूछा गया और न दिल्ली में पूछा गया। तो हमको क्या लगता था, हम लोग आराम किए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चाहे वो रुपौली जो लवली आनंद का ननिहाली क्षेत्र है और हम लोग का कर्म क्षेत्र है, घर घर एक एक व्यक्ति से, न सिर्फ राजपूतों में, है ना, तो ये हम लोग के पकड़ का इलाका था, प्रभाव का इलाका था। वहां हम लोग पूछने से चूक गए। तिरहुत में जहां से एमएलए एमपी हम हैं, जहां से चेतन आनंद के अलावा 5 एनडीए के राजपूत विधायक थे, 6 चेतन आनंद को लेके 6 राजपूत विधायक, 2 एमपी। लेकिन किसी को इसी तरह जैसे आज एनडीए में राजपूत लीडरशिप शून्य है, जो पर्चे निकलते थे, बैनर्स निकलते थे, उसमें एक भी चेहरा राजपूतों का नहीं था। तिरहुत उपचुनाव में, एमएलसी के उपचुनाव में लोगों को कष्ट हुआ। 6 विधायक और 2 सांसद, जहां से मेरे जैसा व्यक्ति पूर्व सांसद रहा हो, लवली आनंद जैसा सांसद भी और वैशाली से पूर्व सांसद भी, बीना देवी थी, लवली आनंद थी, 2 एमपी थी वहां, चेतन आनंद, ये अरुण कुमार, अशोक कुमार, संजय, रमा सिंह जी की पत्नी बीना सिंह, ये सभी वहां, राजू, 6 एमएलए और 2 एमपी। लेकिन लीडर ही नहीं पूछा गया तो समाज कहां से सामने आएगा। परिणाम हुआ 4थे स्थान पर लोग गए। तो ये सब तो रिपेयर करना होगा, इस पर तो गहन चिंतन करना होगा लीडरशिप को। ये एक समझदार और जिंदा कौम है। इसमें कहने पर बड़ी लोग को पर पड़ा के लगता है, हम लोग चेतन आनंद तो किसी को ये नहीं कहा था कि तुम मुर्दा कौम हो। लेकिन इसमें क्या शक है कि राजपूत एक जिंदा कौम है? इसमें क्या गुरेज है? बड़ी लोग कहा कि चेतन आनंद ने कह दिया किसी को मुर्दा नहीं कहा। उतना अकल है, उतनी राजनीतिक समझदारी है। और जो लोग बड़ी बड़ी भाषण करके गुजर गए, उनको आना ही पड़ेगा चुनाव के बाद। हम लोग के पास बहुत लंबी लंबी जीभ लपलपा के लोग चले गए। नया है, अल्लड़ है, अभी राजनीतिक नौसिखिया है। उसी नौसिखिए ने, ऐसे कृतज्ञों की ये भाषा है, उसी नौसिखिए ने तुम्हारी सरकार बचा दी, तुम उसमें नहीं थे, कहीं राजनीतिक परिदृश्य में तुम नहीं थे। बैकग्राउंड में आनंद मोहन थे, सामने चेतन आनंद थे, जिस नौसिखिए ने सरकार बचा दी। बड़ी भारी भारी गप मार के लोग चला गया, है ना। आ रहा है समय। चलिए, सियासत है पर तेवर वही है। और ऐसी कौम जो देश के आजादी की लड़ाई के पहले से लेकर आजादी के बाद भी अपनी कुर्बानी देती आई है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।